एक पार्टी जो अचानक प्रकाश में आई उसको सबसे बड़ी पार्टी बना दिया लोग। गवर्नर साहब उसको छका रहे हैं। इस समय बीजेपी गवर्नर को नियुक्त कर रही है तो वो बीजेपी के हित में इस तरह के फैसले लेते। राजेंद्र अर्लेकर साहब बीजेपी के विधायक रहे हैं गोवा में, आरएसएस के जमाने से उनकी पार्टी के नेता है। गवर्नर केंद्र का एजेंट ही हो जाता है। बीजेपी ने खुलेआम दुरुपयोग किया और ये कह के किया कि कांग्रेस ने भी तो किया। जगदीप धनखड़ साहब राज्यपाल थे बंगाल, हर जगह पॉलिटिक्स करने और पहुंचे रहते। ये जो आज बीजेपी बंगाल में जीत के आई है, इसमें इनके गवर्नर्स की कमाल की भूमिका। गवर्नर का रोल ये सब नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 22 वाला रह गया, 21 वाले की सरकार बन गई। ये एक ट्रिक है जिससे सरकारी पार्टियों को बार बार फायदा पहुंचाया जाए। वो जो तात्कालिक लाभ में इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र को बहुत भारी खतरे में डाल रहा है। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। राउंड टेबल स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थोड़ा सा मुझे सोर थ्रोट है, इस वजह से 2-3 दिन से मैं वीडियोस वगैरह नहीं कर पाया और ये भी लेट हो गया एक तरह से। लेकिन इस विषय में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ऐसी हैं जो हमेशा बहस तलब है। ये एक बहुत ज़रूरी बहस है जो होनी चाहिए थी। और तमिलनाडु के चुनाव में राज्यपाल के रोल से ये शुरू होती है। तमिलनाडु के चुनाव में आपको पता ही है कि 234 सदस्यों का सदन है। इसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एक पार्टी जो अचानक 2-3 सालों से प्रकाश में आई, उसको सबसे बड़ी पार्टी बना दिया लोगों। एक ऐसे राज्य में जिसको कहा जाता था कि वो द्रविड़ आंदोलन की, जिसे कहा जाए कि उसी के लिए बना हुआ है, ऐसा राज्य है। और जिसमें लगातार चाहे एआईडीएमके और चाहे डीएमके और चाहे उनकी साझा सरकारें ही बनती रही एक लंबे समय तक। तो ये जो एक तथ्य था वो टूटा और एक पार्टी जो अचानक बनी। और 2-2.5 साल में वैसे दक्षिण के राज्यों में एक बात है कि सिनेमा स्टार्स वहाँ जो है केरल के अलावा उनकी बड़ी अलग तरह की प्रतिष्ठा होती है और उनके लिए बड़ा भावनात्मक लोगों का उनसे जुड़ाव भी होता है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ डीएमके एडीएमके ही लीड करते रहे। लेकिन ये जो पार्टी आई, इसने टीवी इसने जो है पहली बार में 108 सीटें जीत ली। 118 वहाँ चाहिए बहुमत के लिए और 108 तक ही पहुंच गई। और जो दोनों वहाँ के सबसे बड़े ग्रुप्स थे वो अपने अलायंसेस के साथ 100 तक भी नहीं पहुंचे। दोनों मिलकर भी अगर अपनी पार्टियों में जोड़ लें तो उनका भी 118 नहीं हो रहा। ऐसे में जाहिर है कि जब जहां ऐसा कुछ होता है तो वहाँ एक नई भूमिका, एक नए प्लेयर की आ जाती है। हर बार हर जगह हम लोग पाते हैं वो है राज्यपाल। हमारे संविधान में राज्यपाल को लेकर शंकाएं, व्यवस्थाएं ये सब पहले भी थी। जो अम्बेडकर साहब ने संविधान में इस प्रश्न पर उत्तर देते समय कहा था कि उनको ये लगता था कि अगर राज्यपाल कोई होगा तो वो फिर दलीय नहीं रह जाएगा, दलगत नहीं होगा और उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकतंत्र में वो दल के आधार पर नहीं, चूंकि वो केंद्र का राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि है और हमारा लोकतांत्रिक दौर ऐसा है कि जिसमें जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। तो जनता तो जिस सरकार को चुन रही है वो है सर, उसे सिर्फ एक व्यवस्थापक की भूमिका राष्ट्रपति की ओर से निभानी है। ये उनकी उम्मीद थी। लेकिन बाद के दिनों में हमने पाया कि ये उम्मीद जैसी थी वैसा अनुपालन नहीं हुआ और बहुत जल्दी शुरू हो गया था। सबसे पहले केरल में एक सरकार गिराई गई जो 57 में बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, नंबूदरीपाद उसके मुख्यमंत्री थे और उसे 2 साल बाद गिराया गया। एक जो कानून है बहुत, जिस पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत बदनाम भी हुआ और जिसके जरिए राज्यों में केंद्र जो है गृह मंत्रालय में तय करके राष्ट्रपति की ओर से एक निर्देश देता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार ले लेता है। इसका करीब 125 बार दुरुपयोग। और यह है कि चूंकि 55-56 साल तक कांग्रेस या कांग्रेस नीति सरकारें रही हैं, सबसे ज्यादा बार उसी ने दुरुपयोग किया। 90 के आसपास 90 बार करीब इसका दुरुपयोग जो है कांग्रेस ने किया है। और अब 35 बार बीजेपी ने भी कर लिया है या एनडीए ने कर लिया है। हालांकि इसके बाद एक मामले में एक फैसला आ गया था, एसआर मुंबई के मामले में 94 या 96 की बात है। उस फैसले के बाद चीजें थोड़ी सी सेटल हुई, लेकिन फिर भी बहुत सारे राज्यपाल बहुत बार ऐसा करते हैं जैसा इस बार तमिलनाडु में हुआ। और ऐसा अनेक बार हुआ है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था
हमारे एक उत्तर पूर्व के राज्य में हुआ था, गोवा में हुआ था, कि जिसमें हम पाते हैं कि जो गवर्नर की भूमिका है वो दरअसल बहुत ही पूर्ण होती है। इसमें बहुत सारे कोर्ट के फैसले भी आए और वो पक्षपात किसके लिए करता है? जिस पार्टी ने उसको नियुक्त किया होता है। तो जाहिर है इस समय बीजेपी उसको नियुक्त कर रही है, तो हम बहुत सारे इनको पा रहे हैं कि वो बीजेपी के हित में इस तरह के फैसले लेते हैं। अब तमिलनाडु की तो हालत अजीब है। और बीजेपी को कुल 1 सीट मिली है और उसके अलायंस का भी नंबर तीसरा है। पहला नंबर टीवीके का है, यानी जनमत उसके पक्ष में था, थोड़ा सा कम रह गया और वो पहली बार आया है। तो लोगों की राय तो बिल्कुल समझ में आती है। दूसरा उनका है जो वहां सरकार में थे, डीएमके और उनका अलायंस, जिसमें कांग्रेस भी थी, लेफ्ट भी था और अन्य कई दल थे। 23 दलों का उसका गठबंधन था, लेकिन उनका नंबर दूसरा है। और पहला नंबर जिसका है, जिसके पक्ष में लगता है कि जनता बदलाव चाहती थी, गवर्नर साहब उसको छका रहे थे। जबकि मुंबई वाले मामले में जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि बहुमत का जो परीक्षण है वो गवर्नर हाउस में नहीं होगा, बहुमत का परीक्षण सदन में होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस हो। तो फ्लोर ऑफ द हाउस कैसे होगा? उसके लिए फिर ये था कि जो सबसे बड़ी पार्टी आती है जी, या सबसे बड़ा गठबंधन आता है जी, आप उसको न्योता देंगे, इसमें आप इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन तमिलनाडु में अर्लेकर साहब जो वहाँ गवर्नर है, जो वैसे तो केरल के भी गवर्नर है, अतिरिक्त चार्ज उनके पास है, राजेंद्र अर्लेकर साहब, इन्होंने जब पहले उनसे मिलने गए टीके विजय, तो उनको कहा कि साहब आपकी गिनती पूरी नहीं है, आप गिनती पूरी करके लाइए। दूसरी बार वो लेफ्ट वगैरह के समर्थन के पत्र लेके गए और एक ईमेल लेके गए एक तीसरी पार्टी का, जिससे उनका पूरा होता था, लेकिन वो ईमेल पे नहीं माने। कहा नहीं नहीं, ये इनका भी आप अलग से पूरा राइटिंग में पैड पर लेके आइए और या उनसे कहिए कि वो आके हमें बताएं। 2 बार उन्होंने दौड़ाया। ये तो संयोग रहा कि जिन्होंने ईमेल पर समर्थन किया था उस पार्टी ने भी वीआरएस करके एक पार्टी है, 2 एमएलए है उसके, दलितों के आंदोलन से उपजी है। दलित पैंथर कहते थे पहले उसे, और वो तमिलनाडु में किसी और वो दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। डीएमके से अलायंस में रहे हैं, उसमें संसद में भी रहे हैं, विधानसभा में भी है लगातार। फिर उन्होंने एक स्टैंड लिया और कल 4 बजे शाम ये चीज खत्म हुई और उन्होंने लिख के अपना समर्थन दे दिया। उसके बाद शाम को विजय साहब अपना लेके 118 विधायकों का समर्थन, अब तो कह रहे हैं कि उनको मुस्लिम लीग और अन्य ने भी शायद दे दिया है, तो वो संख्या और बढ़ गई है। लेकिन कल फिर वो मामला शाम को सबसाइड हुआ और उनको जो है बुला लिया। अब जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय संभवतः उनकी शपथ तैयारी पूरी तरह से मंच सज गया है और उनसे मिलने जुलने वाले दोस्त लोग वहां पहुंच रहे हैं, भी शपथ हो जाएगी। तो ये इस तरह से सरकार बनने में पूरी अड़चन हुई। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि जो डीएमके एडीएमके है, बीजेपी ने एडीएमके के जरिए डीएमके को टच किया था। डीएमके एक परिवार है, बहुत सारे लोग हैं उसमें जो राजनीति, कुछ परिवार के सदस्यों को टच किया था और वो कोशिश हो रही थी कि एक मिलीजुली सरकार बना ली जाए। तो बीजेपी के ये जो गवर्नर साहब लिंगर कर रहे थे, हो सकता है कि इसके पीछे वो ये मौका दे रहे हो कि इस तरह का अलायंस इस बीच हो जाए, तो उस अलायंस को मौका दे। राजेंद्र अर्लेकर साहब बीजेपी के विधायक रहे हैं गोवा में, एक जमाने से आरएसएस के जमाने से उनकी पार्टी के नेता है। आरएसएस में थे कि नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं और जहां भी वो रहे हैं वहां की कांग्रेस सरकारों से या अन्य विपक्षी सरकारें जो रही उनसे उनके रिश्ते साफ नहीं रहे। एक और इस दौर में चीज हो रही है, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां जो गवर्नर्स हैं ऑब्वियसली बीजेपी ने लगाए हैं, ज्यादातर जगहों में आरएसएस के प्रतिनिधि हैं या बीजेपी के पुराने नेतागण हैं, एक आध जगह को छोड़कर। इन सब जगहों में हम पा रहे हैं कि उनका राज्य सरकारों से बहुत सारे मुद्दों पर टकराव है, बहुत सारे मुद्दे कोर्ट्स में आए हैं और बहुत सारे मामलों में उनके फैसले कोर्ट्स में स्क्रूटनी के लिए गए हैं और गलत पाए गए। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे प्रसंग को, इसके जो लीगल इशू है, जो इसका पॉलिटिकल इशू है, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारी थी, जो सोचा गया था और जो हुआ है, इस सब पर तथ्यवार डिटेल हमारी आपकी बातचीत हो। अब देखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति की हमारी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 155 और 156 ये हमारे संविधान का प्रावधान है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति जो करते हैं
उनको जनरली हमारा जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें ज्यादातर काम ये गृह मंत्रालय वो प्रस्ताव तैयार करता है और मंत्रिपरिषद की उसमें कैबिनेट की अप्रूवल लेके वो राष्ट्रपति के यहाँ बढ़ा दी जाती है। और राष्ट्रपति के की भाषा में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट्स प्लेजर, कोई भी गवर्नर जो तैनात किया जाता है वो राष्ट्रपति की खुशी, राष्ट्रपति को की संतुष्टि के आधार पर हम उसे नियुक्त करते हैं। ये हमारी राजनयिक भाषा, संवैधानिक राजनयिक भाषा। ये जब जैसा मैंने पहले कहा था कि जब अम्बेडकर साहब इस संविधान सभा में इस पर बहस हो रही थी कि भाई एक संवैधानिक प्रमुख राज्य में होगा, फेडरल टाइप का हमारा जो ढांचा होगा, उसमें केंद्र राज्य संबंधों में एक बीच की कड़ी संवाद के लिए कोई चाहिए, इसलिए इसकी जरूरत। और उन्होंने कहा था कि ये कोई केंद्र का एजेंट नहीं होगा कि राज्य के हमने सिर पे बैठा दिया। ये संविधान सभा में कहा हुआ है रिकॉर्ड्स। उस समय ये बात भी चली थी कि क्या गवर्नर को हम ये नियुक्ति वाला जो मामला हमने केंद्रीय सरकार के हाथ में एक तरह से इसकी जगह इसका भी किसी किस्म का चुनाव हो। तो इस पे भी बात हुई कि नहीं नहीं, चुनाव से नहीं करते हैं, इतना तो एक केंद्रीय सरकार के लिए हम इतना काम काजी मौका हमें देना चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो केंद्र का एजेंट नहीं नियुक्त करे। अच्छा, इस मामले में ये जो गड़बड़ियां हैं, जैसा मैंने एक आंकड़ा आपको बताया था कि करीब 125 बार वो धारा 356 जो है उसका दुरुपयोग हुआ, जिसके जरिए राष्ट्रपति शासन राज्यों में विपक्ष की सरकारों को हटा के लगाया गया इस या उस बहाने से। तो ये जो चीजें हुई, इन चीजों की वजह से ये हमेशा बहस तलब रहा हमारे 78 साल के अतीत कि गवर्नर का रोल, जो कि संविधान में इस पे बहुत डिटेल नहीं किया गया था, शंकाएं जो थी वो व्यक्त कर दी गई थी, लेकिन अमल में ये पाया कि वो केंद्र का एजेंट ही हो जाता है। न सिर्फ एजेंट हो जाता है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने वाले फैसले सरकारों के, केंद्र सरकार के की ओर से लेता है, जिसमें यही है कि सरकारों के बर्खास्त करने का मामला। तो इसके लिए एक सरकारी आयोग का गठन हुआ और 1988 में उसकी सिफारिशें हमारे पास आई। वो सिफारिशें थी कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री जो होगा उस राज्य का, उससे परामर्श अनिवार्य होगा। एक बार भी नहीं हुआ, कहीं किसी ने नहीं किया। जिन्होंने ये सरकारी आयोग बनाया था कांग्रेस, उन्होंने भी नहीं किया। दूसरा था जिसका पालन हुआ है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति, इसका तो पालन एक हद तक हमें लगता है हुआ है। इसमें बहुत मेरे पास रेफरेंस नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। तीसरा था कि राज्यपाल जो है वो तुरंत किसी सक्रिय राजनीति से हटा के कल राज्यपाल न बनाया जाए। ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ है कि जो सक्रिय राजनीति में रहे हैं वहां उनके उपयोग में कोई कमी हुई, उम्र हो गया है, उनको पार्टियां उठा के कहीं का गवर्नर बना देती है। इसको प्राइज पोस्टिंग जैसी चीज बना दिया। बहुत सारे ऐसी नियुक्तियां हुई हैं और ये सोचा गया था कि कम से कम 5 साल वो राजनीति से विलग रहा हो ऐसा व्यक्ति हो, और जिससे वो केंद्र के एजेंट की जगह संविधान का प्रतिनिधि बन के वहां रहे। और चौथा था उसमें कि राज्यपाल का 5 साल का कार्यकाल हो और उसे मनमाने तरीके से न हटे। ये बातें थी। ये इनमें से मैंने जब बताया कि सिर्फ राज्य का निवासी न होना, इतने का ही पालन हुआ इन 4 बातों, बाकी सब का कोई अनुपालन सरकारी आयोग की सिफारिशों का नहीं हुआ। एक पुंछी आयोग भी बना था 2010 में। आश्चर्यजनक रूप से इस तरह के आयोग हमेशा कांग्रेस सरकारों के जमाने में, बीजेपी स्वयं करीब 18 साल यानी 12 साल मोदी जी के, 6 साल अटल जी के, प्लस साझा सरकारों में बीजेपी 1 साल करीब वीपी सिंह के साथ थी और 3 साल जनता दल के रूप में थी, 4 वो। तो आप समझ लीजिए 18 और 4 22 साल लगभग केंद्र में बीजेपी भी रही है। और बीच की भी कुछ सरकारें ऐसी थी जिसमें थोड़ा बहुत रोल बीजेपी का भी दाएं बाएं से था, लेकिन उसने इस तरह का कोई फैसला कभी नहीं लिया। उसने इस सुविधा का जो कांग्रेस के जमाने में जनरेट हुई, जिसमें कंट्रोवर्सीज हुई, जिसके लिए उनके यहाँ बार बार इसके अध्ययन हुए, इसमें आयोग बने, उनकी सलाह आई जो लागू भले नहीं हुई लेकिन बात हुई, विमर्श हुआ, बीजेपी ने उस सबको बुलडोज किया। बीजेपी ने खुलेआम दुरुपयोग किया और ये कह के किया कि कांग्रेस ने भी तो किया। और इनके जमाने में ये चीज इतनी बढ़ गई कि अब गवर्नर्स की भूमिका ज्यादातर कोर्ट, हर मामले में कोर्ट पहुंचे, लीगल स्क्रूटनी के लिए पहुंचे, तो चीजें और डिटेरिएट हुई, खराब हुई बेहतर होने की। मजेदार बात यह है कि जो कानूनी फैसले भी, सुप्रीम कोर्ट के भी जो बेहतर फैसले आए, चाहे बम्बई साहब वाला मामला हो या
बीपी सिंघल बनाम भारत का जो भारत सरकार है, भारतीय संघ है, ये फैसला भी 2010 में आया। तो ये फैसले जो आए, फैसले भी इनके जमाने में उस तरह से नहीं आए। कुछ इनके फैसलों को दुरुस्त करने वाले फैसले जरूर आए, वो बीच में मैं आपको एक एक करके बताऊं। तो अब आते हैं कि ये मैंने आपको आंकड़ा बता ही दिया कि कांग्रेस के जमाने में इस परिस्थिति का कितना दुरुपयोग हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन कम से कम उस जमाने में एक ही अफर्मेटिव चीज है कि उन्होंने इस गलती को अपनी मॉरल पोजीशन में स्वीकार किया और इसको दुरुस्त करने के लिए बार बार आयोग वगैरह बनाए, और ये बहस उनके जमाने में चली। लेकिन अब तो वो बहस से बाहर है। अब मैं कुछ आपको रेफरेंसेस बताता हूं कि जब मोदी जी आ गए तो फिर क्या हुआ। ऐसा वैसे पहले भी हुआ है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, उनको मैं बरी नहीं कर। लेकिन जब मोदी जी आ गए तो उन्होंने जो पिछले राज्यपाल नियुक्त थे पिछली सरकारों के दौर के, उनको सबको कहा कि भाई आप लोग छोड़ दीजिए, हम नए लोग नियुक्त करें। अब कुछ मामलों में ये मामले फिर कलकत्ता हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट वगैरह तक गए। लेकिन ये जो परंपरा थी जो पहले से चली आ रही थी, कांग्रेस सरकारों ने भी ये सब किया कि सत्ता बदली दिल्ली की तो राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल भी बदले। अब देखिए जो विवाद इस बीच हुए, इन्होंने भी अपने सब जगह राज्यपाल, सबसे ज्यादा विवाद तो इसी तमिलनाडु में हुआ। RN रवि नाम के जो राज्यपाल थे 2021 से 2024 तक, इन्होंने राज्य सरकार के 10 विधेयक रोक लिए, सालों रोके रहे। अल्टीमेटली राज्य सरकार को भाई 5 साल के लिए सरकार चुनी, जनता के मत से चुनी जाती है, जनता के लिए चुनी जाती है, उसे कानून बनाने का हक है। और लेकिन जो कानून वगैरह वो बनाती है, एक राज्यपाल का उसमें मोहर लगती है, ये हमारी व्यवस्था। अब राज्यपाल अगर उसे लेके बैठ जाए तो चुनी हुई सरकार अपने अपने इलाके की जनता के लिए फैसलों को लागू ही नहीं कर सकती। यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका जो है आलोचना के घेरे में आई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला भी दे दिया था, लेकिन बाद में उसको पता नहीं कैसे वो उससे बड़ी बेंच से उसे फिर खटाई में पड़ गया है वो। लेकिन एक समय वो फैसला आया था जिसने गवर्नर के इस तरह के तौर तरीकों पर काफी सख्त उंगली रखी। केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब बने, उन्होंने 7 विधेयक राज्य के जो विश्वविद्यालय की नियुक्तियों से संबंधित थे राष्ट्रपति के यहाँ भेज दी। ये गवर्नर के राइट में है कि वो विधेयकों से अगर असहमत है तो राष्ट्रपति के यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि वो उसको नहीं होने देना चाहते। तेलंगाना में तमसिलाई सुंदर राजन थे, उनके यहाँ 10 से ज्यादा विधेयक लंबित थे, BRS से उनका खुला टकराव चल रहा। पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित से आप सरकार का इसी तरह का मुकाबला और टकराव रहा। 2 सालों से उनके भी विधेयक लंबित थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तब जाके रास्ता उन्होंने लिया। पश्चिम बंगाल में अभी तो CV आनंद बोस है, उन पे अलग तरह के चार्जेस हैं, आप जानते हैं। यानी आश्चर्यजनक हुआ, ये भी बहुत ही शर्मनाक है। खैर कांग्रेस के जमाने में भी हर चीज के रेफरेंसेस कांग्रेस में है। तो इन पर एक महिला कर्मचारी ने दुर्व्यवहार का, मतलब यौनिक दुर्व्यवहार होता है, उसकी शिकायत इन पर की। इसके पहले जगदीप धनखड़ साहब थे जो उपराष्ट्रपति होके अचानक रिटायर हुए, वो कंट्रोवर्सी अभी तक बनी हुई है। लेकिन जब वो राज्यपाल थे बंगाल में तो उनको लोग लीडर ऑफ अपोजिशन कहते, हर जगह पॉलिटिक्स करने वो पहुंचे रहते थे। और उन्होंने बिल्कुल ये जो आज बीजेपी बंगाल में जीत के आई है, इसमें इनके गवर्नर्स की कमाल की भूमिका है। उन्होंने बाकायदा फील्ड में जाके बहुत सारी इश्यूज पे, आप कह सकते हैं कि जनता के गुस्से का नेतृत्व किया। गवर्नर का रोल ये सब नहीं होता, पॉलिटिकल काम किया हो, बहुत ही पार्टीजन रोल था। संदेश खाली वाला मामला ले लीजिए, वहां जो है आनंद बोस साहब पहुंच गए और सब वायदे करना, ये सब करना। यस, गवर्नर्स के पास अगर पब्लिक की शिकायतें भी आती है तो वो सरकार को अपनी टिप्पणी के साथ फॉरवर्ड करने का उनका काम होता है। ये एक नैतिक किस्म का रोल है। ये रोल नहीं है कि वो जाके जुलूस का नेतृत्व करने लगे या जुलूस निकलवाने की व्यवस्था करने लगे। तो ये जो पॉलिटिकल काम है, ये हमारे गवर्नरों ने बंगाल में हाथ में लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से इन चीजों पर इस दौर में बहस उतनी नहीं हुई। झारखंड में राधा कृष्णन साहब थे, बीजेपी के पहले MP रह चुके हैं। उनके जमाने में वो गिरफ्तारी वगैरह जब हो रही थी तो लग रहा था कि वो सरकार पलटवाने में पूरा रोल कर रहे हैं, कौन उस जगह मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, पूरा ओपन पार्टिसिपेशन आप कह सकते। अब थोड़े डिटेल्स में इस पे बात करें। जैसे ये रवि साहब का मामला था, जब ये तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, 23-24 की बात। 12 विधेयक इनके पास पड़े थे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2023 अक्टूबर में तमिलनाडु सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट आ गई,
उसको लेके कि क्या करती भाई। आप सोचिए तमिलनाडु में अभी चुनाव हुआ है, पिछला चुनाव 21 में हुआ था, 21 के बाद 23 तक वो अपने विधेयक पास ही नहीं करा पा रही थी, लेके बैठे हुए थे। 2 साल और मिलता है काम करने के लिए, अगर वो दोनों साल वो लिए बैठे रहे तो सरकार का मतलब क्या हो। लेकिन जैसा कि मोदी जी के इस काल में है कि किसी भी किस्म की लोकतांत्रिक बहस के लिए स्पेस नहीं है, और धकेला जाता है कि कोर्ट आ जाओ, तुम इससे परेशान हो तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, और कोर्ट्स का जो हाल कर दिया है वो आपके सामने है। इसमें भी वही हुआ। तो ये मामला जब गया वहां तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, लेकिन अब उसमें राष्ट्रपति की ओर से फिर एक इशू उन्होंने भेज दिया नई बेंच में। ये स्थिति फिर अनिर्णित पड़ी हुई है और कंफ्यूजन इसमें बना हुआ है। हर मामले में कोर्ट में आइए, कोर्ट से रिलीफ पाइए अगर मिल जाए तो, वरना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय इस मामले में दे दिया, और वो था कि किसी भी गवर्नर को पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, और उन्हें 1 महीने के भीतर अपना एसेंट यस या नो देना होगा, और अगर दोबारा उनके पास जाता तो उनके पास उसको वापस पास करके भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और अगर मामला राष्ट्रपति के यहाँ आ जाता है तो वो भी 3 महीने के भीतर उसका फैसला कर। ये सब था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट में फिर राष्ट्रपति की ओर से क्लैरिफिकेशन याचिका चली गई और उसने इस मामले को फिर से फंसा लिया है। जो हमने कहा कि इस दौर में सबसे बड़ी कठिनाई सिर्फ ये नहीं है कि हम गवर्नरों वगैरह की नियुक्ति के जरिए जो फेडरलिज्म है हमारा, उसकी हत्या करते जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले जाने के बाद भी वो कठिनाइयां हल होने की जगह और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ जाए। अब थोड़ा सा लेकिन कांग्रेस की भी पूरी हिस्ट्री पे उंगली डालना और उंगली रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इस जो ये हो रहा है इसके लिए पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की। देश आजाद हुआ था और 1959 में पहली बार उन्होंने विपक्ष की, आजाद हुए कितने दिन हुए, संविधान बन के तो 7 ही 8 साल हुए, उन्होंने सबसे पहले एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। एक लिबरेशन स्ट्रगल चलाया कथित तौर पर, जिसके बारे में बाद में रेफरेंसेस हैं कि उसमें अमेरिका वगैरह का भी रोल था, CIA वगैरह का रोल था, जो दुनिया भर में उस जमाने में कम्युनिस्ट, ये सरकार लेफ्ट गवर्नमेंट थी। EMS नंबूदरीपाद जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके नेतृत्व कम्युनिज्म से लड़ने के लिए दुनिया में बहुत बड़ा एक ढांचा बना हुआ था। उस सारे ढांचे की आंख लगी हुई थी भारत देश की एक राज्य में बनी हुई एक सरकार पर, और 59 में वो सरकार आर्टिकल 356 के तहत गिरा दी। 1966 से 1977 इंदिरा गांधी का कार्यकाल इसके लिए और बुरे कार्यकाल के तौर पर जाना जाता रहा है इतिहास में, और जाना जाना चाहिए। उन्होंने इस राज्यपाल नाम के पद का बहुत दुरुपयोग किया और बहुत जगहों पर विरोधी सरकारों को अस्थिर करने, गिराने और फिर कांग्रेस की सरकारें बनाने में ये सब इसका इस्तेमाल किया गया। फिर जब दोबारा भी वो आई, एक बार वो आपातकाल लगाने की वजह से बहुत बदनाम होके चुनाव हार के राजनीति से लगभग हाशिए पे पहुंच गई, लेकिन जो लोग आए वो उनसे भी काबिल निकले, जिसमें ये वर्तमान बीजेपी के लीडर भी शामिल है। सब लोगों ने मिलकर एक जमावड़ा बनाया था जनता पार्टी के नाम से। 3 साल में ही आपस में कुश्ती लड़के उन्होंने उसे तोड़ दिया। श्रीमती गांधी फिर आ गई, उन्हें लगा कि वो सही रहती, उन्हें उन गलतियों से जो सबक लेना था उसकी जगह लिया कुछ हद तक उन्होंने, लेकिन पूरी हद तक नहीं। और 1980 से 1989 तक जो फिर कांग्रेस की सरकार रही, पहले श्रीमती गांधी के रूप में, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी के रूप में, उस जमाने में भी 1980 में उन्होंने जनता पार्टी की 9 सरकारों को आते ही बर्खास्त कर दिया कि साहब हम चुन के आ गए हैं, अब राज्यों में भी हमारी सरकारें होंगी। और 1984 में NT रामाराव की सरकार हटा दी, पूरा बहुमत था उनका। एक रामपाल नाम के राज्यपाल थे, उन्होंने कुछ बागी विधायकों को, या जब गवर्नर पॉलिटिक्स करने लगते हैं ना तो उनके यहाँ कुछ बागी उनको पकड़ में आ जाते हैं, बहुत से लोग असंतुष्ट होते हैं, तो अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उनके नाम पे आप पाप करेंगे। ये पाप किया गया, रामलाल साहब ने ये पाप किया। लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया। NT रामाराव बहाल हुए। आज उन्हीं के जमाई जो है आंध्रा के मुख्यमंत्री है, एक लंबे समय तक वो रहे। वो पारिवारिक झगड़े वगड़े हुए उस पर नहीं जाते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आज इस पर है कि गवर्नर, हमारा संविधान, आर्टिकल 356 और हमारा अतीत। सबसे प्रमुख मामला हुआ 1989 का SR बोम्बई वाला। ये इसलिए भी जरूरी है कि इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया, जिसको बार बार बोम्बई जजमेंट, SR बोम्बई जजमेंट के तौर पे हम लोग
ये जब जब बहस होती है इसका उद्धृत कर। इसमें भी बिना फ्लोर टेस्ट के गवर्नर ने कुछ विधायकों के पत्र मिलने पर बोम्मई साहब को बर्खास्त कर दिया था मुख्यमंत्री। बोम्मई साहब फ्लोर टेस्ट की मांग करते रहे, गवर्नर ने सुनना ही नहीं था। तो फिर ये मामला कोर्ट में, और वहां 9 जजों की, ये सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत मुश्किल होता है कि 9 जज किसी मामले को एक समयबद्ध सीमा में सुन के उसका फैसला करते हैं, क्योंकि पहले तो ये जुटना मुश्किल होता है, 5 जजों वाली बेंच ही जुटने में और उसका समय सीमा बहुत हो जाती है। समहाउ इस मामले में हुआ है ऐतिहासिक मामला। 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, और उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद से इस धारा 356 के इस्तेमाल में बहुत कमी आई, और उसमें यही कहा गया कि ये तय राज्यपाल के बंगले में नहीं होगा कि कौन बहुमत में है कौन नहीं है, ये तय होगा फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन में ये जाके तय होगा, जहां स्पीकर होगा, जहां हर दल का सदस्य होगा, उसका अपना मताधिकार का अधिकार होगा, उसके तहत ही तय। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। और इसी के बाद ये धारा भी आई कि जो चुनाव में अगर किसी एक दल एक ग्रुप को बहुमत नहीं मिलता, तो जो सबसे प्रमुख होगा, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिली होगी, गवर्नर के पास और कोई अधिकार नहीं है, गवर्नर को सीधे उसको बुलाना है। वो अपना फ्लोर पे फेल होगा या पास होगा, उसे वो जाने। आप नहीं तय कर देंगे कि आप ए या बी की सरकार बनवाने के लिए इसको लिंगर करें और उसको न बुलाएं। लेकिन अभी आपको रेफरेंसेस में बताऊंगा कि कैसे इस फैसले का भी, इसकी मूल भावना का भी बार बार उल्लंघन भविष्य में हुआ है। लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और ये फैसला बहुत रेफरेंसेस में हमारे इस्तेमाल। आपको कुछ इसके रेफरेंसेस बताते हैं। क्या हुआ? गोवा में चुनाव हुआ और वहां 40 सदस्यों की विधानसभा थी। 17 सीटें कांग्रेस जीती और बीजेपी जीती 13। जाहिर है 17 वाले को गवर्नर को बुलाना चाहिए था, गवर्नर ने टाइम लिया। बहुमत के लिए 21 चाहिए था। कांग्रेस के जो मैनेजर थे उनकी काबिलियत, गवर्नर का रोल, बीजेपी को न्योता मिल गया, मनोहर पर्रिकर साहब को बुला लिया गया। और उन्होंने इस बीच, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में गवर्नर उनका था, एमजीपी के 3 और एक जीएफपी पार्टी थी उसके 3 और 3 निर्दलीय जोड़ के उन्होंने 22 का दावा कर दिया। ऐसा नहीं हुआ जैसा तमिलनाडु में हुआ। ये सब दावे भी ऐसे थे जिन पे गवर्नर कह सकता था नहीं उनको ले आओ या ये करो या वो करो, जैसे यहाँ किया गया तमिलनाडु में। नहीं, तो यही होता है कि जब गवर्नर पार्टीजन होता है, जैसे इस मामले में हुआ गोवा में, कि गवर्नर बीजेपी का था, बीजेपी की सरकार ने नियुक्त किया था, केंद्र में बीजेपी बैठी थी, तो 13 सीट वाली को सरकार बनाने, दूसरे दलों को अपने साथ मिलाने, अपना बहुमत करने का मौका गवर्नर की ओर से फराहम हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई। मणिपुर में ऐसा ही उसी साल 2017 के मामले है। मणिपुर में 60 सदस्यीय विधानसभा है, 28 सीटें कांग्रेस जीती, यानी 31 पे बहुमत होता है, 3 कम। बीजेपी 21 जीती। फिर वही बात, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको बुलाना था, लेकिन बीजेपी को फिर यहाँ गवर्नर ने हेल्प की। उसने एनपीपी के 4, एलजेपी का 1, एनपीएफ के 4 और एक निर्दलीय जोड़ के 31 का उसने दावा कर दिया। 28 वाला रह गया, 21 वाले की सरकार बन गई, और स्टेबिलिटी फैक्टर देके एन बीरेन सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। वही मणिपुर, वही एन बीरेन सिंह, पहले वो कांग्रेस के नेता थे। और राज्यपाल कौन? यहाँ तो थी नजमा हेपतुल्ला, जिंदगी भर कांग्रेस में रही, राज्यसभा में प्रमुख पद पर हमेशा रही, और वो गवर्नरी में बीजेपी की ओर चली गई, और वहां जाके उन्होंने ये ऐतिहासिक पाप किया जो रिकॉर्ड पर। आज तो खैर, आज की बीजेपी में तो बहुत सारे, अभी कल से लिस्ट घूम ही रही है कि तमाम मुख्यमंत्री कांग्रेस से गए हुए हैं, तमाम एमपी कांग्रेस से गए हुए हैं, तमाम इनके प्रदेश वगैरह के पदाधिकारी कांग्रेस से गए हुए हैं। उसी तरह के लोगों ने मिलके, ये दोनों ही, एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला, ये सब कांग्रेस बैकग्राउंड। लेकिन यही एक समस्या है कि ये पोस्ट इलेक्शन कोलिशंस को जब मान्यता देना गवर्नर शुरू कर देते हैं और सबसे बड़ी पार्टी को मौका देने की जगह उलझा देते हैं, ये एक ट्रिक है जिससे सरकारी पार्टियों को बार बार फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब समस्या ये हुई कि मामला गोवा वाला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था, लेकिन कई बार हमारे इधर सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फैसले आ रहे हैं जो आधे अधूरे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि गवर्नर ने ये गलत फैसला किया। मुंबई वाले मामले की रोशनी में आधा अधूरा रहा, तब तक वहां मेजोरिटी वो अपना कर चुके। तो ये रेफरेंसेस है हमारे सामने जो बहुत शर्मिंदा करते हैं।
कर्नाटक का मामला लीजिए, भयानक मामला है। 224 सदस्यों का सदन है, बीजेपी की 104, कांग्रेस के 78, और कांग्रेस और जेडीएस साथ साथ थे, उसके 37। बहुमत के लिए चाहिए था 112। कांग्रेस जेडीएस ने 115 एमएलए के समर्थन का पत्र राज्यपाल वजूभाई वाला को दिया, गुजराती राज्यपाल। ये बहुमत से ज्यादा था। लेकिन यहां राज्यपाल ने दूसरा फार्मूला लगा दिया कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएंगे, हम बहुमत को नहीं बुलाएंगे। ये करता है राज्यपाल। देखिए, पिछले 2 मामलों में उल्टा किया उसने। वहां बीजेपी के पास संख्या कम थी, बीजेपी को दूसरे लोगों को पकड़ के लाने में मदद की, और वो वहां ये मान लिया कि भाई संख्या जिसकी ज्यादा है हम उसको दे रहे हैं, जो बहुमत प्रूव कर रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है। कर्नाटक में बीजेपी का एक दूसरा राज्यपाल सामने प्रत्यक्ष बहुमत के सर्टिफिकेट को अनदेखी करके कह रहा है कि मुंबई वाले फैसले के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी को हम बुला रहे हैं। और येडियुरप्पा साहब की शपथ करा दी, जिनके पास 104 ही एमएलए थे, 112 नहीं थे। खैर, इस मामले में रात में ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सीजेआई उस समय दीपक मिश्रा साहब, आधी रात को सुनवाई हुई और कहा गया फ्लोर टेस्ट कराइए अगले दिन। बीजेपी टाइम मांग रही थी। जब ऐसे मौके होते हैं तो गवर्नर से टाइम मिल जाता है। जब बीजेपी की सरकार बननी होती तो लंबा टाइम मिल जाता है, जिससे वो तोड़ ले लोग। और अगर दूसरे की होती तो कहेंगे कल आ जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, कल फ्लोर टेस्ट करिए। और येदियुरप्पा साहब का इस्तीफा हो गया तुरंत, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में उनका नंबर था नहीं। वो तो टाइम मांग रहे थे पार्टी तोड़ने के लिए, गवर्नर उनको मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको याद ही होगा, सुबह 4 बजे एक शपथ हुई थी। यही अजीत पवार जो नहीं रहे दुर्भाग्य से, और ये फडणवीस जो अभी मुख्यमंत्री हैं, 4 बजे सुबह इनकी शपथ हो रही थी। वो भी वही मामला था। और उसमें भी जब मामला कोर्ट गया तो अल्टीमेटली जो है इस्तीफा हुआ और सरकार बदली। उस समय भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे। लकीली उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राज्यपाल के कदम पे गंभीर सवाल, लेकिन बहुत सारे मामलों में जब कोर्ट्स इन मामलों में वैसे सवाल नहीं उठाता जिन सवालों की जरूरत है, तो ये आप कहें स्कॉट फ्री चले जाते हैं, जो चले जा रहे हैं हमारे यहाँ लगातार। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिसमें आप देखें कि कैसे हमने अपने प्रावधानों का किस तरह से, कितनी बेशर्मी से दुरुपयोग किया, और उसी की ये नजीर तमिलनाडु में करने की कोशिश हुई, जो असफल रही। बाई चांस सफल भी हो सकती थी, और तब हम इसे दूसरी तरह से आंक रहे हैं। 2014 में सरकार बदलने के बाद जो छोटे राज्य हमारे यहाँ होते हैं, खासकर उत्तर पूर्व वगैरह के, इन सब में तो हमेशा कांग्रेस के जमाने में भी बहुत हुआ और बीजेपी के जमाने में भी एक से एक बढ़ के कमाल हुआ, और इसकी कीमत देश चुकाता है। आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, इस तरह के फैसलों से ही ये सब नतीजे निकलते हैं जो मैंने रेफरेंस बताया। एक बहुत जरूरी मामला है अरुणाचल प्रदेश का। छोटी आबादी का प्रदेश है, लेकिन सीमावर्ती है। चीन उस पर अपना दावा करता है, चीन से बार बार घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। वहां हमने क्या किया? 2015-16 की बात है। कांग्रेस की नबाम तुकी की सरकार थी, राज्यपाल थे जेपी राजखोवा। इनको बीजेपी ने नियुक्त किया था, यानी मोदी सरकार ने आने के बाद नियुक्त किया था। इन्होंने कांग्रेस में एक बगावत ऑर्केस्ट्रेट की। क्योंकि ये राज्य सरकारें ज्यादातर केंद्रीय फंड पर निर्भर है, इनके यहाँ केंद्र से पैसा जाता है और उससे राजनीतिक भ्रष्टाचार के जरिए वहां का जो राजनीतिक सर्किल है अपनी हैसियत बनाता है, और विकास वगैरह के कामों में बड़ी चोरियां होती है। उस सबसे वहां एक पॉलिटिकल क्लास बनाम जो जनता है, उसमें हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन जन्मा रहे। अब देखिए गवर्नर ने क्या किया, मुख्यमंत्री से पूछे बिना कथित विद्रोहियों के लिए विधानसभा का सत्र बुला लिया, और उस सत्र में योजना के अनुसार बागी 21 विधायकों ने, जो स्पीकर था उसके खिलाफ नोटिस दे दिया, और एक बीजेपी समर्थित कलिखो पुल को चीफ मिनिस्टर बना लिया। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना चीफ मिनिस्टर की राय के गवर्नर अपनी ओर से ये बुला ले विधानसभा का सत्र। यहाँ हुआ, ये बड़ा मशहूर मामला हुआ, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और ये 2016 में नवाब राबिया वाला जो रेबिया वाला निर्णय है, ये भी बहुत कोर्ट किया जाता, इसलिए इसके रेफरेंसेस को जरूर सुन लीजिए। और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसका चूंकि निर्णय किया था, और 5 जजेस की बेंच थी, और उन्होंने उसमें साफ किया कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के बिना विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। ये मुख्यमंत्री का एक्सक्लूसिव पावर है, और राज्यपाल ने जो कार्रवाई वहां की थी उसको अवैध घोषित किया गया, और नवाब तुकी की सरकार फिर से बहाल हुई। लेकिन ये हर बार नहीं हो पाता। वो शुरुआत थी
और मोदी जी आए थे और एक ऐतिहासिक काम उस समय के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। यह आज रेफरेंस में मुंबई का निर्णय, नबाम रेबिया का निर्णय, ये सब निर्णय बार बार गवर्नर्स के रोल जब आते हैं तो कोर्ट होते हैं, और बहुत आप देखेंगे मीडिया में भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। इसलिए इस तथ्य को जानना जरूरी था। लेकिन इस फैसले से, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला था, राज्यपाल की जो डिस्क्रिशनरी पावर है जो खुली हुई है, उसमें कम से कम इस मुद्दे में वो तय हो गई कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के आप विधानसभा का सत्र अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते पार्टियां तोड़वाने के लिए। और इसमें चूंकि एक तरह से इंडाइटमेंट किया गया गवर्नर को, इससे औसतन सबक लेना चाहिए, लेकिन ये तो बात अलग है कि हम इस पे कोई सबक लें। इसका एक समानांतर मामला और है, मिलता ही जुलता सा। उत्तराखंड में भी 2016 में हरीश रावत की कांग्रेस सरकार थी, वहां प्रेसिडेंट रूल हो गया। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में उम्मीद थी कि वो रावत साहब जीत सकते हैं। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं रेफरेंसेस को लेते हुए, जो मुंबई वाले फैसले में और ये 2016 का नबाम रेबिया फैसला, इसकी रोशनी में वो सरकार बहाल और कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले आर्टिकल 356 लगाना असंवैधानिक। इसलिए आर्टिकल 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के इन कुछ फैसलों की वजह से कम हुआ, काफी बड़ी तादाद में कम हुआ। और एक डर रहता है सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की रोशनी में आज अब की केंद्र सरकारों को, कि अगर वो कहीं की सरकार, कि बंगाल की सरकार जो ये चुनाव के जरिए अब हटी है, कि कब की वहां के किसी लैंड ऑर्डर के इशू पे बर्खास्त हो गई रही होती अगर ये फैसले न हुए हो। इन फैसलों की वजह से ममता बनर्जी को इतने दिन सांस लेने का, इतनी बातों के बाद भी मौका मिल गया, वरना तो बीजेपी उनको पहले ही जप लेना चाहती। अच्छा, दुनिया इस बारे में क्या सोचती? IACL AIDC अध्ययन करते हैं इस तरह के मामलों में, ये अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक विश्लेषणकर्ता लोग। इन्होंने एक ब्लॉग में लिखा 2025 में कि गवर्नर का ऑफिस भारत में पॉलिटिसाइज्ड है, जब जो सरकार केंद्र में रहती है उसका दुरुपयोग करती है। तो जो कोर्ट्स के फैसलों से एक परिस्थिति बनी, वर्तमान मोदी और शाह जी की जो सरकार है, इसने इससे निपटने के लिए अल्टरनेट्स पैदा किए। बार बार आप एक टर्म सुनते हैं जो मीडिया में बहुत पॉपुलर है, ऑपरेशन लोटस। इसके जरिए ये होता है कि जहां जहां फ्लोर मैनेजमेंट वगैरह करना होता है, जहां संख्या का सवाल होता है, तो हम पाते हैं कि विभिन्न एजेंसियां और बहुत सारी चीजें सक्रिय मिलती हैं राज्यों में, जो बहुत सारे लीडर्स वगैरह में के केसेस एकाएक पैदा हो जाते हैं जो विपक्ष में होते हैं। आप जानते हैं कि आज जो बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, जो आसाम में मुख्यमंत्री हैं, जो पहले बीजेपी में नहीं थे, दूसरी पार्टियों में थे, उन पार्टियों में थे जिनसे बीजेपी का आमना सामना था, तो इन लोगों पर मुकदमे थे, इन लोगों पर बड़े गंभीर मुकदमे थे भ्रष्टाचार वगैरह के। इनके खिलाफ नाम लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बीजेपी के असंख्य नेता असंख्य वीडियोस पे बहुत सारी बातें कह चुके। लेकिन एजेंसियों के छापों के बाद इन लोगों ने अपना रंग बदला, ये बीजेपी में चले आए, और हमें नहीं पता फिर उन छापों का, उन जांचों का क्या हुआ। इनके प्रवक्ता कहते हैं डिबेट्स वगैरह में कि नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हम कानून को बड़े उल्टे तरह से काम करते हुए देख। आजकल वो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों पर पंजाब में छापे मार रहा है, और वहां एक अभी मंत्री स्तर के व्यक्ति को कल अरेस्ट किया है, 7 दिन की रिमांड आज ली गई है उसके लिए, ईडी ने किया है। इसके पहले एक छापा लगा था किसी के यहाँ, जिसको कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी से जुड़ा हुआ है। तो वहां भी ऐसा लगता है कि कोशिश हो रही है, और ये कोशिश हमने कई जगह देखी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडी के छापे की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में मध्य प्रदेश में उन्होंने पाला बदला, लेकिन ऑपरेशन लोटस में सिर्फ ईडी और सीबीआई का छापा ही शामिल नहीं है, बहुत तरह के प्रलोभन है, और बहुत सारे लोग अपने राजनीतिक जीवन में तात्कालिक सफलताओं के लिए इस जाल में स्वयं को खुद ही समर्पित करते हुए मिलते हैं, या उसके अन्य कारण होते हैं जो हम लोगों को ज्ञात नहीं होते। ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला जो मामला है, जिसमें वो 22 MLA के साथ बीजेपी में चले गए थे, अब इसमें क्या होता है, कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन इन विधायकों को बेंगलुरु में उस समय की बीजेपी सरकार ने एक रिसोर्ट में रखा। राज्यपाल थे लालजी टंडन साहब हमारे लखनऊ के, उन्होंने कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट का नोटिस दिया, कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बन गए और कांग्रेस की अल्पमत की सरकार चली गई। राजस्थान में 2020 में सचिन पायलट वाला प्रकरण याद कीजिए, जुलाई 2020 में कांग्रेस के सचिन पायलट ने 18 MLA के साथ बगावत की, अशोक गहलोत साहब बहुमत में थे,
लेकिन अल्पमत में आने का खतरा था। राज्यपाल थे कलराज मिश्रा, हमारे उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता। उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने में देरी की। गहलोत ने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया, इस बीच पायलट को कांग्रेस वालों ने मना लिया और सरकार बच गई, लेकिन फंस तो गई थी गवर्नर के रोल से। मणिपुर में 2023 में जो जाति हिंसा शुरू हुई, बीजेपी की सत्ता थी वहां, मैतेई और कुकी के बीच लड़ाई शुरू हुई। 30-35 लाख का स्टेट है, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। असंख्य मामलों में बलात्कार वगैरह की शिकायतें तक दर्ज नहीं। 6000 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार लूट लिए गए, ऑटोमेटिक हथियार। और ये भी कहा जाता है कि म्यांमार की ओर से जो आदिवासी लोग हैं उनके पास अलग हथियार है, उसी स्तर के सब ऑटोमेटिक। एक बहुत बड़ी आबादी वहां ऑटोमेटिक हथियारों से लैस एक दूसरे को मार रही है। और कहा जाता है कि जो सीएम वहां बीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने पार्टीजन रोल किया, जिससे ये समस्या आग इसमें लगती गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस मामले में कि राज्य सरकार ने जो उसे संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं किया। अपोजिशन गवर्नर पर, मुख्यमंत्री पर, सब पर सरकार पर सवाल उठाता रहा, लेकिन सब निष्क्रियता बनी रही। मेघालय का ले लीजिए, नागालैंड, मेघालय, यहाँ बीजेपी के पास अपनी पावर नहीं थी, तो उन्होंने रीजनल पार्टीज होती हैं, गवर्नर के जरिए उनको पकड़वाया और उनके साथ जो है, अब इसमें अपोजिशन की पार्टियों को कैसे मौका मिल सकता। लेकिन उत्तर पूर्व में, जैसा मैंने बताया था, कांग्रेस के जमाने में भी यही होता रहा। दिल्ली की ओर देखते हैं, वो चूंकि बजट वगैरह से दिल्ली से जाता है, होम मिनिस्ट्री का बड़ा रोल होता है वहां, इसलिए जनरली उत्तर पूर्व में ये आम है इस तरह का। तो ये सिर्फ इसी दौर की बात नहीं है, इसलिए कांग्रेस के दौर के मामलों को कोई सफेद चिट देने का कोई मतलब नहीं। सब चीजें, सारी गड़बड़ियां उन्होंने भी की हैं और इस तरह की परंपराएं हमारे सामने प्रस्तुत। सवाल आखिर में सिर्फ ये है कि आखिर हमारे यहाँ सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशें धूल क्यों खा, क्यों हमारे राजनीतिक दल अपने द्वारा अपने ही समय में अपने राजनय में जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जिनको बार बार कोर्ट्स में या उनके ही बनाए आयोगों ने इंगित किया है, उनको दुरुस्त करने का काम क्यों नहीं कर, क्यों वो नई गलतियां करते चले जा रहे हैं। वो जो तात्कालिक लाभ में इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र राज्य को, हमारे लोकतंत्र को बहुत भारी खतरे में डाल रहा है। और हम निश्चित तौर पर, जैसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब हमारे बारे में निर्णायक रूप से कहने लगी है, हम एक ऐसे लोकतंत्र में शुमार कर लिए जाएंगे जिसे लोकतांत्रिक कहने से पहले लोग ऐसे विशेषण लगा देंगे जिससे हम लोकतांत्रिक रह ही नहीं जाएंगे, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जैसे। बाद में वो ऑटोक्रेसी में ही बदल जाएंगे। तो ये सबके लिए सवाल है। इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये रेफरेंसेस लाने का यही था कि इस मुद्दे पर जो तमिलनाडु में जिस तरह से हो रहा था, जो समहाउ सेटल हुआ है, लेकिन सेटल होने से पहले जो कुछ वहां हो रहा था, वो इतनी सारी हमारी पुरानी रवायतों का नतीजा है, जिसको सुधारने की कोई कोशिश करते हुए हम नजर नहीं आते। हमारे राजनीतिक जो भी दल है, वो सिर्फ इस स्थिति का दुरुपयोग करते हुए और इस दुरुपयोग में एक दूसरे को पछाड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो इतना ही देखिएगा और बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको, मेरा गला खराब था, माफ कीजिएगा, उसकी वजह से आवाज और बाकी चीजों में उसका प्रभाव पड़ा होगा। तो फिर भी एक कोशिश थी आप तक